बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। और हम लोग इससे पहले जो है वो कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस के ऊपर एक डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें आप लोग जान चुके हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन से क्या मुराद है और यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंट सिचुएशन जो हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन को इफ़ेक्ट करती हैं। सो यहाँ पर हमारा जो पर्पज़ है इस वीडियो का, दैट इज़ टू डिस्क्राइब टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस। यानी कि आप एक सर्टेन प्रॉफिट चाहते हैं, तो उस टारगेट को, उस प्रॉफिट को इंश्योर करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल करने हैं। तो हम लोग इस वीडियो में ये चीज़ देखेंगे कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स और ब्रेक इवन पॉइंट, और इसी तरह से डॉलर इन सेल्स जो है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने जो टारगेट प्रॉफिट है उसको इंश्योर कर सकते हैं। सो लेट मी रीड फ्यू लाइंस फॉर यू। टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस, वन ऑफ द की यूजेस ऑफ CVP एनालिसिस. In this analysis we estimate what sales volume is needed to achieve a specific target. जैसे मैंने अभी आप लोगों से बात की. For example, suppose that a certain company would like to know what sales would have to be to attain a target profit of 40,000 per month. आप 40,000 रुपया पर मंथ प्रॉफिट इंश्योर करना चाहते हैं, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कम से कम कितने यूनिट सेल करें कि आप इस प्रॉफिट को अटेन कर सकें। तो अगर हम लोग इक्वेशन मेथड के ऊपर बात करें, तो हमारे पास जो इक्वेशन डेवलप होती है, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ द यूनिट्स टू बी सोल्ड माइनस फिक्स एक्सपेंसेस। सो एज यू नो कि यहाँ पर हमारा जो टारगेट है, दैट इज़ टू नो दिस वेरिएबल, और प्रॉफिट हम पहले से टारगेट कर रहे हैं कि जो कि 40,000 होना चाहिए। फ़िक्स एक्सपेंसेस हमें मालूम है। यकीनन जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं उन्होंने इसी टॉपिक के ऊपर जो पिछली 2 वीडियोस देख चुके हैं, को मालूम है कि एक सर्टेन एग्जांपल बुक इस चैप्टर में लेकर चल रही है। तो उसमें फ़िक्स जो एक्सपेंसेस है वो 35,000 है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है एज $100। तो यहाँ से हम बड़ा सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जनाब हम जब तक 750 यूनिट बेचेंगे तो हम लोग इस $40,000 की का जो प्रॉफिट है उसे अटेन कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ फार्मूला मेथड हम कह सकते हैं कि यूनिट सेल्स to attain at certain target profit can be equal to target profit, that means 40,000 plus fixed expenses which is 35,000 divided by unit contribution margin. So here you can see again 40,000 plus 30,000 divided by 100, which is the contribution margin per unit. You can again calculate those number of units to be sold for attaining a certain target profit. तो प्लीज़ यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों जो इक्वेशंस हैं दे आर द सेम। इस जो फॉर्म ऑफ राइटिंग है, ये जो बिल्कुल इसी से ड्राइव की गई है। यहाँ से फिक्स एक्सपेंसेस को इक्वेशन की जानिब ले जाकर प्रॉफिट में ऐड कर दिया गया है, और जो इधर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो इक्वेशन जो इक्वल साइन है उसकी दूसरी जानिब जाके डिवीजन में प्लेस कर दिया गया, जो कि यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। सो बोथ थिंग्स आर द सेम, राइट। सो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप स्ट्रेट अवे ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और आप स्ट्रेट अवे ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके जी। दूसरी चीज़ कि हम ये यहाँ पर तो हम यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं। व्हाट इफ़ के हम लोग चाहते हैं कि हम सेल्स
कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि रादर कि हम यूनिट कैलकुलेट करें, हम सेल्स डॉलर कैलकुलेट करना चाहते हैं। द स्ट्रेट अवे प्रोसीजर इज़ कि या तो आप इस यूनिट जो सर्टेन यूनिट है उनको मल्टीप्लाई कर दें विद देयर पर यूनिट सेल्स प्राइस, तो आपके पास सेल्स इन डॉलर निकल आएगी। अदरवाइज़ आप इसके लिए दूसरा तरीका जो है वो स्ट्रेट अवे ये भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आप क्वांटिटी की जगह सेल्स वेरिएबल ले लें और आप यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जगह कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो ले लें, राइट। So again, if you are looking for a 40,000 profit and you have a 0.4 contribution margin ratio, which is 40% of the sales, and you have a fixed expenses of 35,000, you actually need to have a sale of $1,87,500. Then you will have a $40,000 profit for a certain time period. अगेन इस इक्वेशन को हम लोग दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, दैट डॉलर सेल्स टू अटेन अ सर्टेन टारगेट प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। सो इस फार्मूले में जहां हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और जहां हम लोग सेल्स इन डॉलर कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें दो चीज़ों का फ़र्क है। यहाँ पर अगर आप बात करें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट की जगह आप स्ट्रेट अवे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो ले रहे हैं और क्वांटिटी की जगह आप सेल्स ले रहे हैं, ठीक है। और अगर इस फार्मूले की बात करें तो टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंसेस आर द सेम, लेकिन आप यहाँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट नहीं ले रहे बल्कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो ले रहे हैं। सो अगेन यू विल डेफिनेटली हैव द सेम आंसर एज यू हैव सीन बिफोर। सो आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि किस तरह से आप एक सर्टेन प्रॉफिट को अगर टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए कैलकुलेशन क्या है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द ब्रेक इवन एनालिसिस, तो हम लोग ये पहले जान चुके हैं कि ब्रेक इवन एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर आपको ना तो किसी किस्म का लॉस हो रहा है और ना ही आपको किसी किस्म का प्रॉफिट हो रहा है। मींस अगर जहाँ हम लोग 40,000 टारगेट कर रहे हैं प्रॉफिट को, वहाँ पर हमें ज़ीरो रिक्वायर्ड है, मींस नो प्रॉफिट नो लॉस। सो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि अगर एक टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस के थ्रू हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए, मींस इफ़ वी आर लुकिंग फॉर 40,000 प्रॉफिट, वी हैव टू sold at least 750 units, or simply we can say that we have to make a sale of $1,87,500. सो ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए हमें मालूम है कि हमारी जो डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ टारगेट प्रॉफिट है दैट इज़ ज़ीरो। सो अगेन वही फार्मूला आप यूज़ करेंगे, यूनिट सेल्स जो कि आपको ब्रेक इवन के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि यहाँ पर जब हम यूज़ कर रहे हैं पर टारगेट प्रॉफिट का, सो आप लोग 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी टारगेट करना चाह रहे हैं। सो ऑब्वियसली हम ये देखना चाहते हैं कि जनाब कितने कम से कम यूनिट हमें बेचने चाहिए ताकि हम नो प्रॉफिट नो लॉस की जो स्टेज है एटलीस्ट उसे इंश्योर कर सकें। आई मीन टू से आप ये जानना चाहते हैं कि कम से कम कितने यूनिट बेचें तो हम किसी भी किस्म के नुकसान की तरफ नहीं जाएंगे। सो ऑब्वियसली जहाँ कोई नुकसान नहीं है यानी कि कोई प्रॉफिट भी नहीं है, तो यूनिट सेल्स टू ब्रेक इवन यू विल टेक टारगेट प्रॉफिट एज ज़ीरो। अगेन there is a fixed expense of $35,000 and you have a unit contribution margin as $100. So obviously you will get the answer of 350 units that must be sold, and you will get the break even point. And simply again you can multiply it by per unit sale price, so you will get the answer in dollar. But अगेन आप लोग उसको दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कि अगर आप डॉलर सेल्स टू अटेन टारगेट प्रॉफिट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट लेने की बजाय या यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेने की बजाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो लेंगे। तो अगेन आपके पास
ये जो आंसर है निकल आएगा विच इज़ $87,500। अच्छा, जो भी मैंने आपको बात की थी यहाँ पर कि इफ़ यू नो दैट दिस इज़ द सर्टेन क्वांटिटी, और आप यहाँ से भी सेल्स इन डॉलर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो उसने 350 जो यूनिट हैं उनको मल्टीप्लाई किया हुआ है उसकी पर यूनिट सेल्स प्राइस के साथ, और उसके तहत भी उसने $87,500 की टोटल सेल्स कैलकुलेट कर ली है। सो आपके पास ये मेथड भी अवेलेबल है, आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रेट अवे आप डॉलर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू पीपल गॉट द आइडिया ऑफ द ब्रेक इवन इन सेल्स, राइट? ओके जी। समहाउ जब आप अपने बिज़नेस के डिसीजंस लेने के लिए कुछ कैलकुलेशंस करते हैं ताकि आप उनके लिए सर्टेन स्टेप्स ले सकें उनको इंश्योर करने के लिए, तो वहाँ पर एक डिसीजन ये भी होता है कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मुराद बेसिकली क्या है कि समहाउ सेल्स में समहाउ जो आप क्वांटिटी से बेच रहे हैं उसमें कुछ ऊंच नीच हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर कहा कि अगर हम लोग 350 स्पीकर कम अज़ कम बेचेंगे तो हम ज़ीरो प्रॉफिट और ज़ीरो लॉस अटेन करेंगे। लेकिन ये जो 350 स्पीकर्स हैं इनमें भी तो कुछ अप एंड डाउन आ सकता है ना। लाइक इफ़ यू आर टारगेटिंग 350 स्पीकर्स टू इंश्योर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, बट अगेन देयर इज़ अ चांसेस कि इसमें कुछ डिक्लाइन आ जाए और ऑब्वियसली आपको लॉस बेयर करना पड़ जाए। तो एक सर्टेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप मेंटेन करते हैं जिससे आप कम अज़ कम अगर प्रॉफिट नहीं तो लॉस से ज़रूर बच सकते हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ द एक्सेस ऑफ बजटेड और एक्चुअल सेल्स डॉलर ओवर द ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ द सेल्स डॉलर। लाइक अगर मैं आपसे ये बात करूं कि 350 यूनिट जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट है, और अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं अराउंड यू नो अराउंड 12% चांसेस के सेल्स 12% जो हैं वो सेल्स डिक्लाइन हो सकती हैं, तो मैं कहूँगा कि जनाब आप फिर 400 यूनिट बेचने की कोशिश करें कम अज़ कम, ताकि अगर 12% सेल्स गिर भी जाएं तो आपके कम से कम 352 यूनिट जो हैं वो सेल हों और आप एटलीस्ट अपने किसी भी किस्म से लॉस से बच सकें। ठीक है, सो अगेन हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इन डॉलर्स। तो आप लोग क्या करेंगे जी, जो बजटेड सेल है आप उसमें से ब्रेक इवन जो सेल्स हैं उसको माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर अगर आप 400 स्पीकर्स बेच रहे हैं और आपका ब्रेक इवन पॉइंट $87,500 का है सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो $12,500 है। यानी कि आप 12.5 जो परसेंटेज इन सेल्स डिक्लाइनिंग है वो बेयर करने की पोजीशन में है, राइट? So margin of safety percentage can be calculated as margin of safety in dollars divided by total budgeted sales in dollar. So this margin of safety means that at a current level of sales and with the company's current prices and cost structure, ये cost structure क्या है इसके ऊपर बात करते हैं अभी, a reduction in sales of $12,500 or 12.5% would result in just breaking even। ठीक है, तो अगर ये इतनी सेल्स गिर भी जाती हैं तो कम से कम आपको लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा, आप ब्रेक इवन पॉइंट पर आकर रुकेंगे। आई होप यू पीपल गॉट द आइडिया बिहाइंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट जी? आई मीन टू से जस्ट आपको पता है कि एक लाइन है वहाँ से नुकसान शुरू होगा तो आप उससे एक सर्टेन डिस्टेंस रखते हैं, तो ये एक वो सर्टेन डिस्टेंस है अपनी टारगेट सेल्स में, ताकि आप लॉस की जानिब मूव ना करें।
तो चलें जी, हम लोग थोड़ा सा कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं. सो CVP कंसिडरेशन इन चूजिंग अ कॉस्ट स्ट्रक्चर. अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि कॉस्ट स्ट्रक्चर की अगर हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात रिवाइज़ करें तो हमें मालूम है कि हमारे जो टू मेजर कॉस्ट एलिमेंट्स हैं, दोज आर द फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट. तो समहाउ ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आप फिक्स कॉस्ट को ज़्यादा तरजीह दें या आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को मैनेज करने में ज़्यादा तरजीह दें. तो कुछ बिजनेसेस ऐसे देखते हैं हम लोग कि जहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम होती है लेकिन वहाँ पर फ़िक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जहाँ पर फ़िक्स कॉस्ट बहुत कम होती है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. तो राइट नाउ हम इतना सिंपल नहीं कह सकते कि जनाब वेरिएबल कॉस्ट कम होनी चाहिए और फ़िक्स कॉस्ट ज़्यादा हो तो ज़्यादा सिचुएशन है बेहतर, या इसके बरक्स वेरिएबल कॉस्ट जितनी मर्ज़ी ज़्यादा हो जाए फ़िक्स कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सूरत हाल ज़्यादा बेहतर है. तो अगेन डिपेंड करता है कि आप एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से. आई मीन, if there is a certain chances of appreciation in the sales, or if there is a certain chances of depreciation in the sales और डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो फिर दोनों सूरत हाल में हम देखते हैं कि जनाब सिचुएशन मुख्तलिफ है. ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जनाब किस तरह से कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो मैटर करता है. Let me read few lines for you. Cost structure refers to the relative proportion of fixed and variable cost in an organization. Managers often have some latitude in trading off between these two types of cost. For example, fixed investments in automated equipment can reduce variable labor cost. देखिए, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जहाँ पर आप अगर हैवी इक्विपमेंट इंस्टॉल कर दें तो आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है बिकॉज आपको लेबर कम लगानी पड़ती है. लेकिन यकीनन उसके बरक्स आपके जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं या जो आपकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो इस सेक्शन में हम लोग इसी के ऊपर बात करते हैं. सो वी विल डिस्कस द चॉइस ऑफ द कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेटिंग लीवरेज. ठीक है, सो लेट्स हैव द कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड प्रॉफिट स्टेबिलिटी. सपोज करें कि दो फॉर्म्स हैं, एक का नाम बॉक्साइट फॉर्म है और एक का नाम स्टर्लिंग फॉर्म है, और दोनों जो फॉर्म है ये ब्लूबेरी फॉर्म्स हैं. इनमें से एक फॉर्म जो कि स्टर्लिंग फॉर्म है उसने एक मशीन इंस्टॉल की हुई है जो बेरी पिक करती है, और दूसरी जानिब जो बॉक्साइट है उसने कोई मशीन इंस्टॉल नहीं की हुई लेकिन उसके पास मैन पावर है, और यकीनन जो शख्स जितना काम करता है उसको उसके अकॉर्डिंगली उसका सैलरी मिलती है, लिहाजा उसकी एक सर्टेन वेरिएबल कॉस्ट है. तो जस्ट हैव एन एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं कि जनाब जो बॉक्साइड फॉर्म है उसकी भी सेल्स $100,000 है और जो स्टर्लिंग फॉर्म है उसकी भी सेल्स $100,000 है. बॉक्साइड चूँकि लेबर के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है लिहाजा उसकी जो बेरी पिकिंग प्रोसेस है उसमें से लेबर कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, और इस वजह से उसको 60,000 वेरिएबल एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं. जबकि स्टर्लिंग जो फॉर्म है उसकी लेबर कॉस्ट कम है और उसको जो वेरिएबल एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं वो 30,000 है. इस वजह से दोनों के कंट्रीब्यूशन मार्जिन में फ़र्क है. कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो बॉक्साइड के लिए है वो 40,000 विच इज़ 40% ऑफ द सेल्स है, और स्टर्लिंग फॉर्म के लिए 70,000 है जो कि 70% ऑफ द टोटल सेल है. अच्छा, इसके बरक्स जो बॉक्साइड है चूँकि उसने कोई हैवी इक्विपमेंट इंस्टॉल नहीं की है लिहाजा उसकी कोई फ़िक्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस नहीं है, तो उसकी जो करंट फिक्स एक्सपेंसेस हैं दे आर मच लोअर दैन द स्टर्लिंग फॉर्म दैट इज़ 30,000, और स्टर्लिंग फॉर्म के जो हैं दैट इज़ 60,000. सो इस सूरत हाल में दोनों का जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो $10,000 है. नाउ सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों फॉर्म में से किसका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो बेहतर है, यानी कि हाई वेरिएबल कॉस्ट लेस फिक्स कॉस्ट, या फिर
लेस वेरिएबल कॉस्ट एंड हाई फिक्स कॉस्ट, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर बेहतर है? तो जैसे मैंने पहले कहा कि इस आंसर को हम लोग सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना ज़रूरी है बिफोर डिसाइडिंग द कॉस्ट स्ट्रक्चर। लेकिन बहरहाल में एक बहुत अहम चीज़ ये है कि आप मुस्तकबिल में एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वी कैन से द आंसर डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग द लॉन्ग रन ट्रेंड इन सेल्स and year to year fluctuations in the level of sales and the attitude of the owners toward risk। ठीक है, जो बिजनेस ऑनर्स हैं वो किस तरह की ओरिएंटेशन रखते हैं, इधर दे आर रिस्क टॉलरेटेड और दे आर द रिस्क अवर्सर। ऑब्वियसली अगर वो रिस्क अवर्सर है दे विल नॉट प्रेफर टू द हाई फिक्स कॉस्ट, एंड इफ दे आर द रिस्क टेकर they will definitely prefer to have a higher fixed cost and they will try to reduce their variable expenses। Okay जी, if sales are expected to exceed $100,000 in the future, तो देखें क्या फ़र्क पड़ता है इन दोनों फॉर्म्स के ऊपर। अगर आपकी सेल्स 1 लाख से बढ़कर 1,10,000 हो जाती हैं, और ये सिचुएशन हम लोग एज एग्जांपल सेम ले रहे हैं दोनों के लिए, तो हमें मालूम है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो बॉक्साइट का है वो यहाँ पर जैसे कैलकुलेट किया 40% है और स्टर्लिंग के लिए 70% है। तो उस सूरत में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन डॉलर निकलता है वो 44,000 फॉर बॉक्साइट है और 77,000 फॉर स्टर्लिंग फॉर्म है। इस सूरत हाल में आप देखेंगे कि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है it becomes different for both forms। $14,000 बॉक्साइट फॉर्म की है और $17,000 जो है वो स्टर्लिंग फॉर्म की है। ओके, व्हाट एक्चुअली द थिंग बिहाइंड विच मेक्स दिस डिफरेंस। हमें मालूम है कि बॉक्साइट का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 40% है, मींस आपकी सेल्स का 40% जो हिस्सा है वो आपकी फ़िक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए अवेलेबल है। जबकि इस सूरत हाल में जहाँ पर स्टर्लिंग फॉर्म अपनी वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है और उसका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 70% अवेलेबल है फ़िक्स एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। तो अगर मैं ये बात करूँ कि जो सेल्स अपवर्ड ट्रेंड की सूरत में इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन बेहतर है, तो यकीनन आंसर होगा कि जी स्टर्लिंग फॉर्म का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है दैट इज़ मोर फेवरेबल इन दिस सिचुएशन। सो स्टर्लिंग फॉर्म हैज़ एक्सपीरियंस अ ग्रेटर इंक्रीज in the net operating income due to its higher contribution ratio, even though the increase in sales was the same for the both forms। right जी। so another question, अब ये तो था जो हमने मिसाल ली कि जनाब अगर अपवर्ड ट्रेंड है एक्सपेक्टेड है तो क्या सूरत हाल है। दूसरी जानिब अगर सेल्स ड्रॉप होने का ख़दशा है तो फिर इनका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा और इनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा। ठीक है, तो देखें हमें मालूम है कि बॉक्साइट फॉर्म का जो फ़िक्स एक्सपेंस है वो 30,000 है और स्टर्लिंग का 60,000 है, और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है वो 40% है बॉक्साइट के लिए और 70% है स्टर्लिंग फॉर्म के लिए। मींस कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करें इन डॉलर तो $75,000 की सेल बॉक्साइट को ज़रूरी है और $85,000 की सेल स्टर्लिंग फॉर्म को ज़रूरी है। और करंटली अगर वो 1 लाख की सेल कर रहे हैं तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर है वो 25,000 है बॉक्साइट के लिए और स्टर्लिंग फॉर्म के लिए है वो 14,286। यानी कि जो ही 14,286 की सेल ड्रॉप होगी स्टर्लिंग फॉर्म का उसके बाद लॉस शुरू हो जाएगा। जबकि बॉक्साइट की अगर सेल $25,000 भी गिर जाती है जो कि तकरीबन 2 गुना है 14,000 का, तब तक वो लॉस की तरफ मूव नहीं करेगा। सो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर जो स्टर्लिंग फॉर्म के जो लोग हैं
यानी कि जो मैनेजर्स हैं, अगर वो रिस्क टेकर नहीं है तो यकीनन वो प्रेफर करेंगे कि उनके फ़िक्स जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हो जाए, लेकिन फ़िक्स एक्सपेंसेस ज़्यादा ना हो। जबकि अगर एक ऐसी कंपनी है जिसके जो मैनेजर्स हैं वो ज़्यादा रिस्क टेकर हैं, तो दे विल प्रेफर के वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए, फ़िक्स एक्सपेंसेस को हम अपनी सेल से कवर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंट एटीट्यूड, राइट जी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द सर्टेन एग्जांपल, बॉक्साइड फॉर्म जो है वो 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी होल्ड कर रहा है एट अ सर्टेन लेवल ऑफ सेल्स, राइट जी। सो अगेन हम ये कह सकते हैं बॉक्साइड फॉर्म मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ ग्रेटर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज़ रेशो इज़ लोअर देन द स्टर्लिंग फॉर्म। Therefore, bauxite form is less vulnerable to downturns than sterling form. तो जहाँ पर एक्सपेक्टेशन है सेल्स ऊपर जाने की, तो वहाँ पर ये कॉस्ट स्ट्रक्चर बेहतर है, और जहाँ पर एक्सपेक्टेशन है सेल्स डिक्लाइन होने की, वहाँ पर ये कॉस्ट स्ट्रक्चर बेहतर है। आई होप यू पीपल गॉट दिस आइडिया। ओके जी, थोड़ी सी बात करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में। दिस इज़ अ टूल फॉर मल्टीप्लाइंग फोर्स। जैसे आप मालूम है ना, आप लीवर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कम ज़ोर लगा के आप ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को जब हम बिज़नेस में अप्लाई करते हैं तो हम ये कहते हैं इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ सेंसिटिव नेट ऑपरेटिंग इनकम इज़ टू अ गिवन परसेंटेज चेंज इन द डॉलर सेल्स। एक ख़ास परसेंटेज अगर सेल्स में चेंज आता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो उसका प्रॉफिट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। या यूँ कह लें कि ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कितनी सेंसिटिव है टुवर्ड द चेंज इन द सेल्स ऑफ अ सर्टेन कंपनी। तो हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जी कैलकुलेट करते हैं, और उसका जो फार्मूला है दैट इज़ contribution margin divided by the net operating income. But let me give you the idea. Operating leverage can be illustrated by returning to the data for the two blueberry forms, जो कि अभी हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में। We previously showed that 10% increase in sales result in a 70% increase in net operating income of the sterling form. 70% चेंज आता है उनकी इनकम के अंदर, और वो 10,000 से बढ़कर 17,000 हो जाती है। एंड ओनली अ 40% इंक्रीज इन द नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द बॉक्साइड फॉर्म, और वो 10,000 से बढ़कर 14,000 हो जाती है। Thus, for a 10% increase in sales, sterling firm experience a much greater percentage increase in profit than does bauxite firm. Therefore, sterling firm has greater operating leverage than bauxite firm. अब देखें यहाँ, जहाँ पर याद रखें कि ऑपरेटिंग लीवरेज की जो डिग्री है वो ज़्यादा होगी, वहाँ अगर अपवर्ड ट्रेंड है तब मुनाफा ज़्यादा होगा, और अगर एक्सपेक्टेड है डाउन टर्न इन सेल्स, तो वहाँ पर लॉस होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। सो अगर हम लोग इसी एग्जांपल के तौर पर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करें, तो बॉक्साइट की जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है वो 4 है, और जो स्टर्लिंग फॉर्म है उसकी जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है वो 7 है। और ये हम लोगों ने अभी जो कैलकुलेट की है वो बाय यूजिंग दिस फार्मूला की है। सो 40,000 वर द ऑपरेटिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ बॉक्साइड, और जो ऑपरेटिंग इनकम थी वो 10,000 थी, तो उसका ऑपरेटिंग लीवरेज 4 निकला, और 70,000 से जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था स्टर्लिंग फॉर्म का, आप लोग यहाँ से दोबारा देख सकते हैं। जो ये देखिएगा, यहाँ पर हम लोग इसी फॉर्म को लेकर दोबारा से चल रहे हैं, राइट जी। सो जो ऑपरेटिंग लीवरेज की डिग्री स्टर्लिंग फॉर्म के निकली है दैट इज़ 7। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चेंज आता है सेल्स में, तो वो आपके प्रॉफिट को किस तरह से इम्पेक्ट करता है। इफ़ देर इज़ एन एक्सपेक्टेड चेंज और इंक्रीज इन सेल्स एज 10%, तो हम देखेंगे कि जो परसेंटेज इन नेट ऑपरेटिंग है इनकम वो 40% इंक्रीज़ कर जाएगी,
जबकि यही परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। तो जैसे मैंने पहले कहा है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जितनी ज़्यादा होगी ये सूरत हाल उस वक़्त तो फेवरेबल है जब एक्सपेक्टेशन ये है कि आपकी सेल्स बढ़ेंगी, और अगर एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि सेल्स डिक्लाइन हो सकती हैं तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो उतनी ही ज़्यादा वनरेबिलिटी क्रिएट कर देगी फॉर अ सर्टेन बिजनेस। तो अगेन यहाँ पर डिपेंड कर रहा है एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वो कितने रिस्क टॉलरेटेड हैं और कितने नहीं हैं, और अगेन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो हैं वो सेल्स में क्या है। ओके जी, एक सर्टेन कंप्रीहेंसिव एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर ऑपरेटिंग लीवरेज एट स्टर्लिंग फॉर्म? द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू फॉर्म इज़ देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, if two companies have the same total revenue and same total expenses but different cost structures, then the company with the higher proportion of fixed cost in its cost structure will have higher operating leverage, referring back to the referring back to the original example on page 201, when both firms have sales of $100,000 and total expenses of $90,000, one third of bauxite firm cost are fixed but two third of sterling firm's cost are fixed. As a consequence, sterling degree of operating leverage is higher than the bauxite. The degree of operating leverage is not a constant. It is greater at sales level near the break-even point and decreases at sales and profit rises. So ये एक important concept है जो कि मैं किसी दूसरे अल्फाज में पहले भी बयान कर चुका हूँ, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज़ नॉट अ कांस्टेंट, इट इज़ ग्रेटेस्ट एट सेल्स लेवल नियर द ब्रेक इवन पॉइंट एंड डिक्रीजेज एज सेल्स एंड प्रॉफिट राइजेज। राइट जी। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उस मिसाल के तौर पर जो पहले डिस्कस की हुई है, अगर $1,00,000 सेल है और आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस 60,000 हैं और आपके फिक्स एक्सपेंसेस 30,000 हैं, तो आपका जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है वो 4 है, और वेरिएबल एक्सपेंसेस जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, सॉरी यहाँ पर तो 60,000 से कम है, तो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो बढ़ता जा रहा है, और जहाँ पर वेरिएबल एक्सपेंसेस एक सर्टेन पॉइंट से बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पर ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो कम होता चला जा रहा है। सादी सी बात यह है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जितना ज़्यादा होगा, आपकी जो इन ऑपरेटिंग इनकम है उसके ऊपर चेंज इन सेल्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा परसेंटेज में फ़र्क आएगा, और जितनी आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज कम होगी, सेल्स में चेंज आने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उतना ही कम फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग बात समझ चुके हैं। यहाँ मैं अपनी डिस्कशन भी क्लोज़ करता हूँ। तो इसके बाद हम लोग एक कम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम देखेंगे इसी चैप्टर की, और फिर हम लोग इसकी जो एक्सरसाइजेज और अदर प्रॉब्लम्स हैं उसकी तरफ मूव करेंगे। यहाँ तक मैं इजाज़त चाहूँगा जी, बहुत शुक्रिया। और अगर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं तो आप उन्हें ड्यूरिंग द सेशन मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।